हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैंपिंग की कुछ बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरीज। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सभी हॉरर स्टोरीज आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात और भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज और रियल मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको भूत प्रेत के और क्रिप्टिड क्रीचर्स के यानी कि गोटमैन, वेंडिगो, स्किन वॉकर, इन सब के असली वीडियो देखना पसंद है तो आप इसके लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्रिप्टिड क्रीचर्स की और रहस्यमय घटनाओं की असली वीडियो फुटेज अपलोड करता रहता हूं, जो कि मैं यूट्यूब पर नहीं कर सकता। खैर दोस्तों, इसके अलावा आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल पर या मेरे वीडियोस पर आने वाले एड्स को भी देख सकते हैं, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, अब आते हैं अपनी आज की पहली हॉरर स्टोरी पर दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में जो जितनी भी स्टोरीज़ मैं आपको सुनाऊंगा ये सभी अमेरिका में घटी थी, अमेरिका में रहने वाले लोगों के साथ। और जो घटनाएं मैं आपको बताऊंगा ये सभी घटनाएं उन लोगों के नज़रिए से होंगी जिनके साथ ये घटनाएं हुई थी। खैर, अब आज की हॉरर स्टोरीज़ शुरू करते हैं। मेरा नाम एमी है। मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट में रहती हूँ और आज मैं आपको मेरे और मेरे हस्बैंड टाइलर के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रही हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताऊंगी वो हमारे साथ साल 2018 में कैंपिंग के दौरान हुई थी। दरअसल साल 2018 में ही टाइलर से मेरी शादी हुई थी और शादी के कुछ महीनों बाद ही हम दोनों कैंपिंग करने स्प्राउल स्टेट फॉरेस्ट गए थे। बात यह है कि मुझे और मेरे हस्बैंड हम दोनों को ही आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि कैंपिंग और हाइकिंग करना बहुत पसंद है। यही वजह है कि हमने कैंपिंग और हाइकिंग का सारा सामान भी ले रखा है। कैंपिंग के सामान के साथ साथ हमारे पास एक बड़ी सी वैन भी है जिसमें सारा सामान लेकर हम कैंपिंग करने जाते हैं। तो इसी तरह एक बार साल 2018 के नवंबर महीने में मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों पेंसिल्वेनिया के स्प्राउल स्टेट फॉरेस्ट में कैंपिंग करने गए थे। हम अपने साथ अपने पालतू डॉग को भी ले गए थे। हमारे पालतू डॉग का नाम रेक्स था और वो पिटबुल ब्रीड का एक बहुत ही वफादार और बहादुर डॉग था। हम अपनी वैन लेकर स्प्राउल फॉरेस्ट गए और फिर वहाँ पहुँचकर हमने कैंपिंग के लिए एक अच्छी सी जगह भी देख ली। फिर कैंपिंग की जगह ढूंढने के बाद हमने वहीं पास में ही अपनी वैन भी पार्क कर दी। जिस जगह पर हम कैंपिंग करने वाले थे वो जगह चारों तरफ से खुली हुई थी और वहाँ आसपास ज़्यादा पेड़ पौधे भी नहीं थे। खैर, फिर वैन पार्क करने के बाद हमने अपना टेंट लगाया और टेंट लगाने के बाद हम कैंप फायर के लिए लकड़ियां जमा करने लगे। कैंप वाली जगह के पास ज़्यादा पेड़ पौधे न होने की वजह से हमें लकड़ियां जमा करने में थोड़ा समय लग गया था। खैर, फिर लकड़ियां जमा करने के बाद शाम होते ही हमने कैंप फायर भी जला ली। इसके बाद मैं और टाइलर कैंप फायर के पास बैठकर रात के खाने की तैयारी करने लगे। फिर खाना तैयार होते ही हम दोनों ने खाना खाया और साथ ही अपने डॉगी रेक्स को भी खाना दिया। फिर डिनर के बाद हम दोनों टेंट में जाकर सो गए। रेक्स भी हमारे साथ टेंट के अंदर ही सोया था। कैंपिंग के दौरान हम रेक्स के लिए भी एक छोटा सा स्लीपिंग बैग लेकर जाते थे जिसमें रेक्स आराम से सोता था। खैर, फिर खाना पीना करके हम सभी आराम से टेंट में सो गए। लेकिन फिर रात को सोते समय अचानक रेक्स के भौंकने से हमारी नींद खुल गई। नींद से उठते ही मैंने देखा कि रेक्स बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकते हुए सीधा टेंट से बाहर जा रहा है। रेक्स का ऐसा बर्ताव देखकर मुझे लगा कि शायद हमारे टेंट के पास कोई जंगली जानवर आ गया है। वैसे तो उस जंगल में कोई बड़ा शिकारी जानवर नहीं पाया जाता, लेकिन कभी कभी वहाँ पर काले भालू या बॉबकैट आ जाते हैं। यही वजह थी कि रेक्स के भौंकने पर मैं थोड़ा सतर्क हो गई थी। रेक्स के भौंकने की आवाज़ से टाइलर भी उठ गए थे। फिर मैं और टाइलर हम दोनों रेक्स के पीछे पीछे टेंट से बाहर निकल आए। टेंट से बाहर आकर हमने देखा कि रेक्स हमारे टेंट के सामने की तरफ देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। फिर जिस तरफ देखकर रेक्स भौंक रहा था उसी तरफ से हमें एक बहुत ही भयानक गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। वो गुर्राने की आवाज़ बहुत ही डरावनी थी और उस आवाज़ को सुनकर हम समझ गए थे कि वहाँ पर कुछ तो ज़रूर है। हमने गुर्राने की वो आवाज़ तो सुनी थी, लेकिन अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से उस जगह पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
फिर अंधेरे में देखने के लिए मैं तुरंत ही टॉर्च लेने टेंट के अंदर चली गई। फिर जैसे ही मैं टेंट से टॉर्च लेकर बाहर आई, वैसे ही मेरा डॉगी रैक्स भागता हुआ सीधा उस तरफ चला गया जिस तरफ से गुर्राने की वो आवाज़ आई थी। मैंने रैक्स को रुकने के लिए आवाज़ भी लगाई थी, रैक्स नहीं, उधर मत जाओ उधर। लेकिन मेरे आवाज़ लगाने के बाद भी रैक्स उस तरफ चला गया था। फिर रैक्स के उधर जाने के कुछ देर बाद ही हमें उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी बड़े जीव ने रैक्स को चोट पहुंचाई हो। फिर उस आवाज़ के फौरन बाद ही कोई बड़ी चीज़ उछलकर सीधा हमारे पास आकर गिरी। जब हमने उस चीज़ पर अपनी नज़र डाली तब हमें पता चला कि वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि हमारा डॉगी रैक्स ही है, जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से घायल करके हमारे पास फेंक दिया था। रैक्स के पेट में बहुत बड़े बड़े पंजों के घाव बने हुए थे। उन घावों को देखने से ही लग रहा था कि जैसे किसी बहुत बड़े शिकारी जानवर ने अपने पंजों से रैक्स को फाड़ डाला हो। हमारा रैक्स एक पिटबुल ब्रीड का डॉग था जो कि बहुत ही खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन इतने खतरनाक डॉग को भी किसी चीज़ ने बहुत आसानी से मार डाला था। खैर, फिर रैक्स की ऐसी हालत देखने के बाद मैं फ़ौरन ही टॉर्च जलाकर उस तरफ देखने लगी जिस तरफ रैक्स भाग कर गया था। फिर टॉर्च जलाने के बाद मैंने और टाइलर हम दोनों ने देखा कि हमसे कुछ दूरी पर एक बहुत ही अजीब सा जीव खड़ा है। वो जीव दिखने में बहुत ही अजीब था और उसका साइज भी बहुत बड़ा था। उस जीव का शरीर किसी बड़े से घोड़े जैसा था, लेकिन उसके 2 बड़े बड़े पंख भी निकले हुए थे। पंखों के साथ साथ उसके 2 बड़े मजबूत हाथ भी थे जिनमें बड़े बड़े नाखून निकले हुए थे। उस जीव की आंखें एकदम लाल थीं और उसके मुंह में बड़े बड़े नुकीले दांत भी थे। वो जीव दिखने में किसी उड़ने वाले घोड़े जैसा लग रहा था, लेकिन वो बिल्कुल किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा था। वो जीव दिखने में बहुत ही ताकतवर लग रहा था और उसकी लंबाई भी 7 फुट से ज़्यादा थी। मैंने उस तरह का अजीब जीव अपनी पूरी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। उस जीव को देखकर मैं डर से कांप उठी थी। खैर, फिर उस जीव को देखकर मैं और टाइलर हम दोनों समझ गए कि अब हमें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। फिर इसके बाद टाइलर ने जल्दी से टेंट के अंदर जाकर वैन की चाबी उठाई और फिर हम दोनों वैन में बैठकर फौरन ही वहाँ से निकल गए। अगले दिन हमने इस घटना की जानकारी पुलिस स्टेशन में भी दी थी। फिर हमारे बताने के बाद पुलिस हमें साथ लेकर उस लोकेशन पर भी गई जहाँ पर हम कैंपिंग कर रहे थे और जहाँ पर हमने वो भयानक जीव देखा था। फिर उस लोकेशन पर पहुंचकर हमने देखा कि वहाँ पर हमारे डॉगी रैक्स की कटी फटी लाश पड़ी है और साथ ही हमारा टेंट भी बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो नज़ारा देखकर हम समझ गए थे कि ये सारा काम उसी भयानक जीव ने किया है। हमने पुलिस को उस भयानक जीव के बारे में भी बताया था, लेकिन पुलिस ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। पुलिस वालों को लग रहा था कि वो सब बर्बादी किसी अजीब जीव ने नहीं बल्कि एक भालू ने की है। खैर, इस घटना के बाद जब मैंने इंटरनेट पर अजीब और रहस्यमयी जीवों पर थोड़ी जानकारी जुटाई तब मुझे जर्सी डेविल नाम के एक भयानक शैतानी जीव के बारे में पता चला। जर्सी डेविल एक श्रापित शैतानी जीव है जिसका ओरिजिन अमेरिका के न्यू जर्सी स्टेट में माना जाता है। इस जीव को देखे जाने की ज़्यादातर घटनाएं न्यू जर्सी स्टेट में ही हुई हैं, लेकिन न्यू जर्सी के अलावा कुछ और स्टेट्स में भी इस जीव को देखे जाने की घटनाएं हो चुकी हैं। उस रात कैंपिंग के दौरान जिस भयानक जीव से हमारा सामना हुआ था उसका हुलिया भी बिल्कुल किसी जर्सी डेविल जैसा ही था। इस बात से मैं समझ गई थी कि उस रात हमारा सामना एक जर्सी डेविल से ही हुआ था। मेरा नाम डिलेन है। मैं अमेरिका के ओहायो स्टेट का रहने वाला हूं और आज मैं आपको एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। जो घटना आज मैं आपको बताऊंगा वो मेरे और ग्रेग नाम के मेरे एक दोस्त हम दोनों के साथ कैंपिंग के दौरान हुई थी। असल में मैं और ग्रेग हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा हम दोनों को ही कैंपिंग करना भी बहुत पसंद है। यही वजह है कि हम दोनों ने पैसे मिलाकर एक कैंपर वैन खरीदी थी ताकि हम आसानी से और ज़्यादा सुविधाओं के साथ कैंपिंग कर सकें। वैसे अगर आप कैंपर वैन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी 4 व्हीलर गाड़ी होती है जिसमें किचन से लेकर बेड और टॉयलेट तक की भी पूरी सुविधा होती है।
आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का चलता फिरता घर होता है। कैंपर वैन में हमें ज़्यादा सुविधाएं तो मिलती ही हैं, पर सुविधाओं के साथ साथ हमें कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों से सेफ्टी भी मिल जाती है। यही वजह है कि हमने कैंपिंग के लिए कैंपर वैन खरीदी थी। खैर, फिर कैंपर वैन लेने के बाद मैं और ग्रेग अक्सर ही कैंपिंग करने जाते रहते थे। हम दोनों जॉब करते हैं और जॉब से छुट्टी मिलने पर हम अक्सर ही कैंपिंग के लिए जाते रहते थे। तो इसी तरह साल 2023 के नवंबर महीने में मैं और ग्रेग अपनी कैंपर वैन लेकर कैंपिंग करने गए थे। हम लोग ओहायो स्टेट के वेन नेशनल फॉरेस्ट में कैंपिंग करने गए थे। ओहायो का वेन नेशनल फॉरेस्ट साइज में बहुत ही बड़ा और प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इस नेशनल फॉरेस्ट में नदियाँ, झीलें, जंगल और पहाड़ सब कुछ है। यहाँ समय बिताना अपने आप में एक बहुत ही सुकून देने वाला एहसास होता है। खैर, घटना पर वापस आते हैं। तो साल 2023 के नवंबर महीने में मैं और ग्रेग कैंपिंग के लिए वेन नेशनल फॉरेस्ट गए थे। फिर नेशनल फॉरेस्ट पहुंचकर हमने कैंपिंग के लिए एक सही जगह देखी और उसी जगह पर हमने अपनी कैंपर वैन पार्क कर दी। जिस जगह पर हमने अपनी वैन पार्क की थी वो जगह चारों ओर पेड़ पौधों से घिरी हुई थी। हम लोग दोपहर को ही कैंपिंग वाली जगह पहुंच गए थे, इसलिए शाम होने तक हम दोनों जंगल में हाइकिंग करने निकल गए। फिर कुछ घंटे जंगल में घूमने के बाद शाम होने से पहले ही हम दोनों अपनी कैंपिंग वाली जगह लौट आए। कैंपिंग वाली जगह आकर हमने जल्दी से कैंप फायर जलाई और साथ ही हम लोग रात के खाने की भी तैयारी करने लगे। इसके बाद रात होते ही खाना खाकर मैं और ग्रेग आराम से अपनी कैंपर वैन के अंदर ही सो गए। फिर रात को जब मैं और ग्रेग आराम से वैन के अंदर सो रहे थे, तभी अचानक एक आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने वैन की खिड़की पर नॉक किया हो। मैं वैन की खिड़की के पास ही सो रहा था, इसलिए उस आवाज़ को सुनते ही मैं नींद से जाग गया। फिर नींद से जागते ही मैंने देखा कि वैन के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा है जो वैन के शीशे पर नॉक कर रहा है। वो बच्चा दिखने में 7-8 साल का लग रहा था और वो हमारी वैन के पास खड़ा होकर वैन की खिड़की के शीशे पर नॉक कर रहा था। इतनी रात को ऐसे सुनसान जंगल में उस बच्चे को देखकर मैं बिल्कुल हैरान रह गया था। उस बच्चे को देखकर मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर वो इस जंगल में अकेला कर क्या रहा है। उस बच्चे को देखकर मैं हैरान तो था ही, लेकिन न जाने क्यों वो बच्चा मुझे कुछ अजीब भी लग रहा था। खैर, फिर मैंने ग्रेग को भी नींद से जगाया और उसे भी उस बच्चे के बारे में बता दिया। मेरी तरह ग्रेग भी उस बच्चे को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कोई छोटा बच्चा इतनी रात को अकेले जंगल में करने क्या आएगा। खैर, फिर मैं और ग्रेग हम दोनों उस बच्चे को बहुत ही ध्यान से देखने लगे। वो बच्चा वैन की विंडो के एकदम सामने खड़ा था और वहाँ खड़ा होकर वो सीधा हमारी तरफ ही देख रहा था। फिर हमारी तरफ देखते हुए उस बच्चे ने कहा कि मेरी मदद करो, मुझे अंदर आने दो। उस बच्चे की ये बात सुनकर मैं और ग्रेग हम दोनों डर से बिल्कुल कांप उठे थे, क्योंकि ये बात उस बच्चे ने अपने मुंह से नहीं बल्कि दिमाग से कही थी। उस बच्चे ने अपना मुंह जरा सा भी नहीं हिलाया था, लेकिन तब भी हमें अपने दिमाग में ही उस बच्चे की ये बात सुनाई दे गई थी। ये देखकर हम समझ गए थे कि वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही भयानक चीज़ है। उस बच्चे की ऐसी डरावनी हरकत से मैं और ग्रेग हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। खैर, इसके बाद जब हमने उस बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखा, तब हमें पता चला कि उस बच्चे की आंखें बिल्कुल काली हैं। उसकी आंखों में सफ़ेद हिस्सा था ही नहीं, बल्कि उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। उस बच्चे की काली आंखें देखकर हम और भी ज़्यादा डर गए थे और साथ ही हम ये भी समझ गए थे कि वो बच्चा कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है। खैर, फिर जब मैं और ग्रेग डरे सहमे से उस बच्चे को देख रहे थे, ठीक उसी समय हमारे कानों में उस बच्चे की आवाज़ गूंजने लगी। मेरी मदद करो, मुझे अंदर आने दो। मेरी मदद करो, मुझे अंदर आने दो। उस बच्चे की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जिससे हमारे कानों में दर्द होने लगा था। और यही वो समय था जब हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमें फ़ौरन वहाँ से निकलना होगा। इसके बाद ग्रेग जल्दी से जाकर वैन की ड्राइविंग सीट पर बैठा और फिर वैन लेकर हम दोनों वहाँ से निकल गए। इस घटना से मैं और ग्रेग हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे
और इस घटना के बाद डर की वजह से ही हमने कई महीनों तक कैंपिंग भी नहीं की थी। इस घटना के कई महीनों बाद मुझे पता चला कि जिस काली आंख वाले बच्चे से हमारा सामना हुआ था, असल में वो एक ब्लैक आइड किड था। ब्लैक आइड किड एक तरह की पैरानॉर्मल एंटिटी है जिसे देखे जाने की घटनाएं अमेरिका के कई स्टेट्स में हो चुकी हैं। बल्कि अमेरिका ही क्या, इस एंटिटी को दुनिया भर की कई अलग अलग जगहों पर भी देखा गया है। ये एंटिटी एक बच्चे के रूप में दिखती है और इसके पास कई तरह की सुपरनैचुरल पावर्स भी होती हैं। मेरा नाम एलन है। मैं अमेरिका के ल्यूजियाना स्टेट का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। जो घटना आज मैं आपको बताऊंगा वो मेरे साथ साल 2014 में ल्यूजियाना स्टेट के ही ड्रिस्किल माउंटेन पर हुई थी। दरअसल साल 2014 में मैं ड्रिस्किल पहाड़ पर हिरन का शिकार करने गया था। असल में बात यह है कि मेरे पापा को जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद है और उन्होंने ही मुझे भी शिकार करना सिखाया है। पापा ने मुझे बो हंटिंग और राइफल हंटिंग दोनों सिखाई थी। मतलब उन्होंने मुझे तीर धनुष और बंदूक दोनों से जानवरों का शिकार करना सिखाया था। शिकार करना सीखने के बाद मुझे भी इसका काफ़ी शौक लग गया और फिर इस चीज़ का शौक लगने के बाद मैं अक्सर अकेले ही शिकार करने जाने लगा। तो इसी तरह साल 2014 में मैं ल्यूजियाना के ड्रिस्किल पहाड़ पर कैंपिंग और हंटिंग दोनों करने गया था। इस ट्रिप पर मैं अपने साथ कैंपिंग का सारा सामान, हंटिंग के लिए तीर धनुष और एक राइफल और साथ में एक पिकअप ट्रक भी ले गया था। पिकअप ट्रक से शिकार लेकर आना काफ़ी आसान रहता है, इसलिए मैं कैंपिंग और हंटिंग के लिए हमेशा पिकअप ट्रक ही लेकर जाता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के ज़्यादातर जंगलों में जानवरों का शिकार करने के कुछ नियम और कानून होते हैं और मैं हमेशा उन नियमों का पालन भी करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जानवरों का शिकार करता हूँ तो वो कोई इलीगल काम है। खैर, अब मैं आपको वो घटना बताता हूँ। तो बात यह है कि साल 2014 में मैं ड्रिस्किल पहाड़ पर कैंपिंग और हंटिंग करने गया था। मैंने 2 दिन कैंपिंग का प्लान बनाया था। मैंने सोचा था कि मैं 2 दिन तक कैंपिंग करूँगा और फिर कैंपिंग के दौरान अगर कोई हिरन मिल गया तो उसका शिकार करके फ़ौरन घर लौट आऊँगा। खैर, फिर ड्रिस्किल पहाड़ पर आने के बाद मैंने अपने कैंप के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह देखी। फिर उसी जगह के पास मैंने अपना ट्रक पार्क किया और कैंपिंग के लिए टेंट वगैरह भी लगा लिया। अकेले होने की वजह से कैंपिंग की तैयारी करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। खैर, फिर कैंप लगाने के बाद मैंने एक बढ़िया सी कैंप फायर जलाई और उस कैंप फायर के पास बैठकर मैं बियर पीने लगा। ये सब काम करते करते शाम होने लगी थी, इसीलिए मैंने शिकार करने का प्लान अगले दिन के लिए टाल दिया और उस रात मैं खाना खाकर आराम से सो गया। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह ही मैं शिकार के लिए निकल गया। फिर जंगल में काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद दोपहर में जाकर मुझे कुछ हिरन दिखाई दिए। हिरनों को देखते ही मैं शिकार करने के लिए तैयार हो गया। मैं अपनी बो हंटिंग की प्रैक्टिस करना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत ही अपने धनुष पर एक तीर चढ़ा दिया। फिर जैसे ही एक हिरन पर मैंने तीर छोड़ने के लिए निशाना लगाया, वैसे ही वहां खड़े सभी हिरन भागने लगे। उन हिरनों को इस तरह भागते देख मुझे लगा कि शायद वहां पर कोई शिकारी जानवर आ गया है। खैर, फिर कुछ देर बाद ही वहां पर वो जानवर भी आ गया जिसे देखकर बाकी हिरन भाग रहे थे। हैरानी की बात तो ये थी कि वो जानवर कोई शिकारी जानवर नहीं बल्कि एक और हिरन ही था। लेकिन यह हिरन बाकी सभी हिरन से बहुत ज़्यादा अलग और साइज में बहुत बड़ा था। इस हिरन के चारों पैर बहुत लंबे थे और इसके चलने का तरीका भी बहुत ही अजीब था। वो बड़ा हिरन ऐसे चल रहा था जैसे वो कोई जिंदा जीव नहीं बल्कि एक रोबोट हो। उस अजीब हिरन को देखकर मैं बहुत हैरान रह गया था। फिर उस हिरन को देखकर मैंने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा कि ये साला किस तरह का हिरन है। तब मेरे इतना बोलते ही वो अजीब हिरन अपनी नज़र घुमाकर सीधा मेरी तरफ देखने लगा। फिर जब उस हिरन ने अपना सर मेरी तरफ घुमाया तब मैंने देखा कि उसकी दोनों आंखें बिल्कुल सफ़ेद हैं। उस हिरन की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आंखें नहीं बल्कि 2 सफ़ेद पत्थर हों। मैंने पहले कभी किसी हिरन की ऐसी आंखें नहीं देखी थीं। मैं उसकी सफ़ेद आंखों को देखकर हैरान था, लेकिन मेरी हैरानी तब और भी ज़्यादा बढ़ गई जब मैंने उसके दांत देखे। उस हिरन के दांत
किसी शार्क मछली जैसे नुकीले थे जो उसके खुले हुए मुंह के अंदर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा अजीब और भयानक हिरन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। खैर, फिर जब मैं उस हिरन को हैरानी से देख रहा था, ठीक उसी समय वो अचानक से अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया। वो हिरन किसी इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो गया था और 2 पैरों पर खड़ा होकर वो हंसते हुए सीधा मुझे ही देख रहा था। उस हिरन का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर मैं बिल्कुल दंग रह गया था और साथ ही मैं ये भी समझ गया था कि शायद अब ये मेरी तरफ भी आ सकता है। तब मेरे इतना सोचते ही वो हिरन सच में मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो भयानक हिरन बिल्कुल किसी इंसान की तरह चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। फिर उसको अपनी तरफ आता देख मैंने अपने धनुष से एक तीर सीधा उसके ऊपर चला दिया। मेरा चलाया तीर सीधा जाकर उस हिरन की छाती में लगा था और तीर लगते ही वो हिरन भयानक तरीके से चीखता हुआ वापस जंगल के अंदर चला गया। उस हिरन के जाते ही मैं भी वहां से वापस सीधा अपने कैंप आ गया। फिर कैंप आकर मैंने तुरंत ही अपना सामान समेटा और सामान समेटने के बाद मैं वापस घर लौट आया। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसा हिरन था जो 2 पैरों पर चल रहा था। खैर, बाद में जब मैंने ये घटना अपने कुछ दोस्तों को बताई तब उन्होंने मुझे जंगलों में पाए जाने वाले नॉट डियर नाम के एक अजीब और रहस्यमय जीव के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ये जीव दिखने में किसी हिरन जैसा होता है, लेकिन इसका बर्ताव किसी शिकारी जानवर जैसा खतरनाक होता है। मेरे दोस्तों ने मुझे कई ऐसी घटनाएं भी बताई थीं जिनमें इस जीव ने इंसानों की तरह बात भी की थी। कोई हिरन इंसानों की तरह बोल भी सकता है। ये बात अपने आप में ही दिल दहला देने वाली है। खैर, ये थी मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना और इस घटना के बाद से मैं समझ गया हूँ कि जंगलों और पहाड़ों में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 रियल कैंपिंग हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इन तीनों ही स्टोरीज़ में 3 अलग अलग तरह के क्रीचर्स के बारे में बताया गया है और इन तीनों क्रीचर्स की साइटिंग अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि जर्सी डेविल, जैसे कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये न्यू जर्सी स्टेट में इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा नॉट अ डियर नाम का एक जो क्रिप्टिड क्रीचर है, इसको भी देखे जाने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं इसी क्रीचर की कुछ स्टोरीज़ लेकर आऊँ, यानी कि इसके रियल इनकाउंटर लेकर आऊँ आपके लिए। इसके अलावा जो ब्लैक आइड किड की जो स्टोरी मैंने आपको बताई, इन्हें भी देखे जाने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की तीनों हॉरर स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।